नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। देश में चुनावी माहौल है और इस चुनावी मौसम में रोज हम आपके लिए अलग अलग खबरें लेके आते हैं। तो कभी कोई नेता, कोई उम्मीदवार, कोई सांसद, कोई मंत्री और कभी मुख्यमंत्री भी। लेकिन आज हम आपके लिए जिनको लेकर अपने शो में आए हैं, अपने चैनल पे आए हैं, उनका परिचय इन सबसे अलग है। वो सही मायने में पूछिए तो एक फाइटर है, जो मुकाबला किसी भी तरह का हो, चाहे वो सियासी हो, जीवन का हो या कुछ और हो, वो हर मोर्चे पे लड़ना जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से लड़ना जानते हैं और लड़के जीतना भी उन्हें आता है। तो स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान अलिन बन्नू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पे। मैंने आपको फाइटर इसलिए कहा सर कि जब आप बहुत कम उम्र के थे, 25-26 साल के रहे होंगे, आप पहला शायद चुनाव लड़े और उस चुनाव में जो कुछ भी गड़बड़ी हुई उसके लिए आपने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, फिर उसके बाद बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। फिर उसके बाद आपको एक राजनीति में एक मुकाम हासिल करना था तो आप बिहार गए, गुजरात गए, फिर दिल्ली आए, वो भी एक अलग ही तरह की फाइट थी। फिर उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसा भी टर्न आया जहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल था, जो मैंने आपको रैलियों में बोलते हुए सुना। फिर वहां पर भी आप फाइटर की तरह लड़े, फिर जीत के आए और आज एक नई फाइट में आप जो है पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पे हैं और आपको पार्टी को मजबूत करना है। नहीं नहीं, मेरा उससे भी पहले से फाइट, मैं पैदाइशी फाइट करता। कैसे, जरा बताएं हमारे बहुत दर्शक। कम उम्र में मेरे पिताजी चले गए अच्छा, और हम अनाथों की तरह जीते। हम बचपन से फाइटर हैं। कितने साल की उम्र थी जब मैं आपकी? 8 साल का था, अच्छा। तो इसलिए हम तो बचपन से ऐसे ही आए हैं और ठीक है, जीवन में ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही चलेगा। तो वो अंदर से जो एक स्पिरिट होती है ना, जब आदमी मुश्किल में होता तो फाइट करके खड़े होने का और फिर चलने का, वो कहाँ से आती है आपको? जब आदमी में मुश्किल आती है तो अपने आप सीख जाता है। मुसीबतें खुद ही सिखा देती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी के ऊपर बार बार मुसीबतें आती हैं तो वो सीख जाता है धीरे धीरे लड़ाई लड़ना। मतलब वक्त और हालात ने आपको जो मजबूत बना अपने दिया। आप करता रहता है, कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं, अभी चूंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और आप पहली बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर यहाँ, पौड़ी की हवा क्या कह रही है आपको? देखिए, पौड़ी की हवा वही कह रही है जो पूरे देश की हवा कह रही है। उत्तराखंड हर वक्त जो देश के अंदर जो माहौल होता है उसके साथ ही चलता है। तो इसलिए उत्तराखंड पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी के माहौल है, जैसे पूरे देश के अंदर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री का माहौल है। हम घर घर गाँव गाँव जाते हैं, जैसे कोई बीजेपी का झंडा देखता है तो देखते कहता अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, एक बार फिर मोदी सरकार, जीतेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। ये सब एक माहौल है। तो ये बताता है कि चुनाव बहुत ही स्पष्ट चुनाव है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा। पिछले लास्ट 10 ईयर्स से पार्टी का मीडिया विभाग को देखता हूँ। पूरे देश का चुनाव 2 बार देख चुका हूँ, पूरे राज्यों को मिला के। ऐसा माहौल आज तक अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा। तो ये इतना तेज हवा है कि विपक्ष का कोई आदमी इस हवा के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या यही वजह है, जब मैं आपके रैलियों में जो आपको बोलते हुए सुन रहा हूँ, आप लोगों से जब वोट करने की अपील करते हैं तो ये नहीं कहते कि इस बार आपको अनिल बलूनी को जिताना है, नहीं, आप कहते हैं कि इस बार वोट मुझे मत, मेरे लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को एक बार फिर से इलेक्ट करने के लिए आप वोट कीजिए। इस चुनाव का मुद्दा ही ये है। इस चुनाव का मुद्दा ही ये है कि इस देश में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। जब मुद्दा ही यही है तो यही तो बोला जाएगा। इसलिए इस बार लोगों के दिमाग में स्पष्टता है कि हमें देश का प्रधानमंत्री का चुनाव करना है और वो सब लोग वोट करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो जिस तरह से मतलब पार्टी का रुख बता रहे हैं और बात हो रही है कि बीजेपी इस बार 370 के पार सीट आप हासिल करेंगे और गठबंधन 400 के पार, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो कोई डाउट फिर रह ही नहीं जाता। विपक्ष की तरह तो है नहीं कि वहां पर पहले लीडर ही नहीं है अभी। देखिए क्या है, जब हमने 2014 का चुनाव लड़ा तो हमने कहा कि अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों ने कहा यार ऐसा तो नहीं, जो मतलब जो अपने आप को विशेषज्ञ मानते हैं वो कहते हैं कि सरकार तो नहीं बन पाएगी, बाद में जोड़ तोड़ हो जाएगी। जब आया तो हम 282 सीटें जीते। उसके बाद हमने कहा कि अब की बार 300 पार। तो फिर सब जानकार लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, फिर हम 303 जीत गए। अब हमने कहा 400 पार, तो फिर लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा। विपक्ष भी ये कह रहा है 400 पार नहीं होने देंगे, 272 की बात तो कोई नहीं कर रहा है। हाँ, 200 वो भी मान चुका है। इंडी अलायंस बना, टूट भी गया। कांग्रेस हताश है, निराश है और लोगों के सामने बहुत पसंद स्पष्ट है कि मोदी जी को बनाना है, इस देश को विकसित भारत बनाना है, भ्रष्टाचार शून्य जिस तरह से बनाया है वो सब जानते हैं। बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, वैसे तो इस इलाके से आप लगातार जुड़े रहे होंगे क्योंकि ये आपकी जन्मस्थली, कर्मस्थली, जो भी कह लीजिए, सब कुछ यही है। लेकिन
इस इलाके में फौजियों, सेना और इस तरह के लोगों की बहुत पहले से भी संख्या है, प्लस देश के पहले सीडीएस की बात हो, अजित डोभाल जी की बात हो, सब लगभग इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। और कांग्रेस का जो रवैया रहा है उस पर आप लोगों ने लगातार हमला किया। अभी उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना वो खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि इस तरह की चीजों का वोटिंग पैटर्न या वोटरों पे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, उनके कहने से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनको आना ही नहीं है। वो तो चांद तारे भी तोड़ सकते हैं, उनको आना ही नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने अग्निवीर की बात की, राजनाथ जी का पिछले 5-6 दिन पहले बयान आया कि अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो हम उसमें भी करने में हम ओपन हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी जो क्या है, आप सोचिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम लोग जो जनता चाहती है, जो जनता के लिए लाभदायक है, जो देश के लिए लाभदायक है, वो काम करते हैं। हम कोई वो नहीं, अगर हमको जो चीजों में लगता है कि भाई इसमें कुछ चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। राजनाथ जी का बयान आया, मतलब जो कह रहे हैं होगा। कि फ्लेक्सिबल है। नहीं नहीं, फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए देश के अंदर। हम लोगों में कोई वो नहीं है। कोई अगर हमारा साथी जो चाहते हैं कि भाई ये गलत है तो उसको गलत है, ये सही है तो सही है। उनको राजनाथ जी का बयान अभी बहुत स्पष्ट है कि अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो हम जरूर करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर को लेकर जो हो हल्ला, जो विरोध वाली बात है, उसको रिजिडिटी नहीं है, वो किनारे है। अगर लोगों के देखिए, हित आप पता नहीं आप लोगों ने कितना उस पर रिसर्च किया, या कांग्रेस तो करती ही नहीं। खैर, आपको ध्यान होगा जब अग्निवीर आई तो उसमें 25-30% लोग एब्जॉर्ब होते हैं। भारत सरकार में गृह मंत्री जी ने कहा कि हम जितनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज उनमें उनके लिए रिजर्वेशन कर दिए, स्टेट पुलिस में रिजर्वेशन कर दिए। 100% ऑब्जर्वेशन तो हो ही रहा है ना, कोई बचा कहाँ है? सब कुछ तो हो ही रहा है। अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में ऑब्जर्वेशन होगा तो 40-50% लोग वहाँ ऑब्जर्व हो जाते हैं, लोकल पुलिस में हो जाते हैं, बाकी और सर्विसेज में हो जाते हैं। वो तो एक ऐसा हो गया कि अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, उसके बाद तो और अच्छे चांसेस बन रहे हैं, संभावनाएं ज़्यादा अच्छी है। तो ये मुद्दा तो आपके हिसाब से इलेक्शन में स्टैंड नहीं करने वाला है, लेकिन उत्तराखंड पर्टिकुलरली इसमें 2-3 चीज़ें हाल फिलहाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुई, जैसे सबसे पहले देश में यहाँ पे यूसीसी लागू हुआ, फिर मज़ारों के खिलाफ, मज़ार ही नहीं बल्कि मंदिरों के खिलाफ भी चलाया गया था, लेकिन उसमें मज़ार को उभार कर ऊपर लाया गया, फिर धर्मांतरण कानून बना। ये आपको लगता है कि कुछ लोगों का आरोप, पर्टिकुलर जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि पोलराइज करने के लिए या हिंदू मुसलमान करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, मैंने कहा ना, आप थोड़ा सा अगर होमवर्क करेंगे तो आपको 2017 का चुनाव दिखेगा। 2017 के चुनाव में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि हम जुम्मे की छुट्टी देंगे। ये किसके लिए था? पोलराइजेशन के लिए नहीं था क्या? पिछले चुनाव में जो यहाँ से श्रीमान चुनाव लड़ रहे हैं वो अध्यक्ष थे। उस वक्त चर्चा हुई कि उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाए। ये किसके लिए था? पोलराइजेशन के लिए था। कांग्रेस का इतिहास अब उठा के देखिए, उनका पोलराइजेशन का उनके अंदर इतनी धुन सवार है कि भगवान राम को गाली दे देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म के बारे में कीड़े मकोड़े बताते हैं, नाली का कीड़ा बताते हैं, सब बताते हैं। किसके लिए? पोलराइजेशन के लिए तो है। मतलब कुछ वोटों के लिए बहुसंख्यकों को गाली देने की आदत सी पड़ गई है। तो ये किसके लिए? पोलराइजेशन के लिए तो है। हम ये कहते हैं कि किसी का कोई अपीजमेंट मत करो और अपने लिए भाई तरीके से सबको बराबर का है वो दो। इसीलिए तो यूसीसी लाए, इसीलिए तो हम सारी चीज़ों की बात करते हैं। किसी का अपीजमेंट मत करो। और आप देखिए, मैंने तो आपको 2 उदाहरण यहाँ के दिए और ऐसे में आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ। हल्द्वानी के अंदर दंगा हुआ, पुलिस वालों को मारा गया, किसी कांग्रेसी ने सवाल उठाए क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर आप लोगों ने तो कानून भी बनाया ना कि राज्य की संपत्ति का अगर कोई नुकसान करेगा करना ही पड़ेगा। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि कभी भी आके दंगा कर देंगे। उत्तराखंड के अंदर हमारा प्रण है, ये देवभूमि है, इस देवभूमि का चरित्र को नहीं बदलने देंगे। हम मर जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम इस देवभूमि के चरित्र को नहीं बदलने देंगे। इसका डेमोग्राफिकल चेंज करने की कोशिश कर रही है, हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बद्रीनाथ केदारनाथ की धरती है, गंगा की धरती है, ये हरिद्वार ऋषिकेश की धरती है, ये 4 धाम की धरती है, ये 4 धाम यमुनोत्री गंगोत्री की धरती है। यहाँ हम कैसे डेमोग्राफी इसका चरित्र को बदलने देंगे? और अगर आप देवभूमि में आके कहें कि जुम्मे की छुट्टी कर देंगे और यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, क्यों नहीं कहा गया संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलेंगे? ये क्यों नहीं कहा? ऐसी नफरत क्या है हिंदू धर्म से? ये ये सवाल है, जनता पूछ भी रही है सवाल इसमें। आपने डेमोग्राफिकल चेंज की बात की, पिछले अगर 20 सालों का देखें तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वो कैसे बढ़ गई?
आप उसी की तरफ इशारा करें कि डेमोग्राफिकल चेंज, ये जिन लोगों के कारण बढ़ी है उनसे जरूर पूछेगा, इसीलिए धर्मांतरण कानून भी लेके आप आए। ये जरूर पूछेगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। उत्तराखंड 2011 के सेंसस में असम के बाद सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिकल चेंज वाला स्टेट कैसे बन गया? ये देवभूमि में ऐसा कैसे हो सकता है? इस स्टेट को हमने जो इस तरह से सोच के बनाया उसको कैसे खंडित होने देंगे? आज उत्तराखंड के चरित्र को बदलने की कोशिश करें तो हम नहीं मानेंगे और यहाँ के लोग भी नहीं मानेंगे, कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी आदमी। इस देवभूमि का कोई आदमी तैयार नहीं है इस बात को करने में। जब 22 जनवरी को भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना, उसके बाद ऐसा शुरुआती दौर पे कहा गया कि इस बार जब चुनाव होंगे तो सिर्फ राम ही राम चारों तरफ छाए रहेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आपका प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे पहले चरण की वोटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मुद्दा सिर्फ वही नहीं है, मतलब राम भी एक ठीक है वहां पर बना, और भी ये आप लोगों को गलत परसेप्शन था। आप मैं तो पार्टी का मीडिया प्रमुख हूँ इसलिए मैं ये सब चीज़ों को देखता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बोला कि दंगा हो जाएगा, कहीं दंगा हो? एक आदमी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने कहीं जाके ये कहा कि जय श्री राम और ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी एक हमारे नेता का गलत बयान आया, कहीं एक इस तरह की चीज आई कि किसी को भड़काने की कोशिश की गई। जब राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आपको वहां दिखा? हमारा कोई केंद्रीय मंत्री वहां दिखा आपको? हम कभी ये काम नहीं करते। ये होते तो पता नहीं क्या कर डालते। हमने कभी ये काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और हमारी कार्य संस्कृति है कि हमारे किसी आदमी को आपने न राम मंदिर के टाइम पे देखा, न जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब कोई ऐसा दंगा फसाद आपने देखा। इसी तरह भड़काया जाता है कि राम मंदिर बनेगा तो क्या हो जाएगा, 370 हटेगा तो देश जल जाएगा, सी आएगा तो ये हो जाएगा। यही जो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। बलून जी, चूंकि आप दिल्ली बैठ के पूरे देश की मीडिया को संभालते हैं और भी पूरे देश के हिसाब से ही आप देखते हैं, 370 का जो आंकड़ा है, आपके करीब 10 स्टेट है जहां पर कि 100% रिजल्ट है, वहां पे गुंजाइश नहीं है। जाहिर तौर पे 330 से आपको 67 सीटें बढ़ानी पड़ेंगी या ज़्यादा हासिल। वो कौन सी जगह या कौन सा स्टेट आपको लग रहा है जहां से कि वो सीटें आपको मिलेंगी, जहां बढ़ोतरी की संभावना आपको दिख रही है? जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, जी, आप उस दिन देखिए कहाँ से बढ़। फिर भी आप कोशिश तो कर रहे होंगे। नहीं, हम आप खुद गणित लगाइए, मेरे पास तो है, मैं क्यों अपने पत्ते खोलूं? लेकिन हमारे पास बहुत स्पष्ट है कि हम कैसे 400 पार करेंगे। हमारे दिमाग में क्लैरिटी है और आखिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है ना भाई। हमने कहा पूर्ण बहुमत, हमने कहा 300 पार तो 300 पार। अब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम 400 पार करें तो 400 पार। अब देखिएगा हो जाएगा। इस बार जैसे देख रहे हैं कि दक्षिण के राज्य, पर्टिकुलरली तमिलनाडु का जिक्र बार बार भाषणों में और अलग अलग चीज़ों को लेकर हो रहा है, आपको लग रहा है कि दक्षिण में आपका परफॉर्मेंस पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार बेहतर होने वाला है? मैं आपको गिनाना नहीं चाहता हूँ, मेरे फिंगर टिप पे है केरल की सीट्स जहां हम जीत रहे हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु की सीट, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की सीट हमारे फिंगर टिप पे। लेकिन फिर आप भी तो कुछ काम कीजिए भाई, आप भी तो ढूंढिए, हमारे पास तो है ही। कहने का मतलब केरल और तमिलनाडु में आपको इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा है। केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा, उड़ीसा में होगा, बंगाल में होगा, सब जगह होगा, पंजाब में भी होगा। आप लोग पंजाब पहले अंडरमाइन कर रहे थे, अब आप धीरे धीरे देखिएगा, आप पंजाब भी ऐसा लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आखिरी में पूछना चाह रहा हूँ कि पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी जो उथल पुथल हुआ वो आपने देखा है, क्या इसका वोटिंग पे कोई असर पड़ेगा? वोटिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वोटिंग पे हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड का असर पड़ेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार काम कर रही है उसका असर पड़ेगा। क्योंकि वो अपने आप को जिस तरह से बता रहे हैं कि जो सत्ता में बैठी पार्टी है एजेंसियों का इस्तेमाल करके ऐसा कर रही है, तो लोग क्या इस बात पे यकीन करेंगे? लोग इस बात पे यकीन करेंगे कि झारखंड में एक सांसद के घर से 450 करोड़ रुपए कैश मिलता है जी, और उसके ऊपर कार्रवाई होती है और लोग कहते हैं कार्रवाई क्यों कर रहे हो। कर्नाटक के अंदर एक कांग्रेस के निगम पार्षद के घर से 150 करोड़ रुपए कैश मिलता, मशीनें थक जाती है। इस पे विश्वास करते हैं और लोग कहते हैं क्यों बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने लोग पकड़े गए इसमें से कौन सा, अब मैं अगर समय हो मैं एक एक केस पे डिस्कस कर सकता हूँ, एक एक केस पे कि किस केस पे क्या था, किस केस पे क्या था, क्योंकि मेरा ये काम है रिसर्च का, तो इसलिए मैं एक एक केस पे कर सकता हूँ। ये केस इसलिए किया है, इसलिए आखिर किसी कोर्ट, कोई न्यायालय किसी को बेल तो नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? जबरदस्ती पकड़ के बंद कर देगा तो हो सकता है क्या? ये संभव है क्या? आपने कुछ नहीं किया तो आपको कैसे कोई पकड़ सकता है?
कोई कारण तो होगा, इसलिए ये सब कहने की बात है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी पुष्कर सिंह धामी जी से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 5 सीटें जीत रहे हैं। हमारे लिए चुनौती ये है कि इस 5 में सबसे ज्यादा मार्जिन वाली सीट कौन सी होने वाली है? क्या वो सीट आपकी होगी जो सबसे ज्यादा मार्जिन से आप जीतेंगे? मेरे को एक प्रत्याशी होने के नाते ये करना ही चाहिए, और मैं क्यों नहीं करूं जब मेरे पास एक ऐसा नेता है मोदी जी के रूप में, जो सुबह 3:20 पे पार्टी ऑफिस से जाता है और सुबह 7:30 की फ्लाइट से झारखंड चले जाता है। तो अगर हम शांत बैठे रहें और कुछ ना कहें, उनको 272 सीट का कोई चिंता नहीं है, तो मेरे पास एक ऐसा नेता है और मैं फिर बैठा रहूं तो मेरे लिए पाप होगा। ये मैं अत्याचार करूंगा पार्टी के साथ कि मैं बैठा हूं और मेरे नेता जो है वो दौड़ ले। मेरे को इसके मार्जिन को अधिकतम बनाना है, यही लड़ाई है कि मार्जिन को अधिकतम बनाना है। और हमने एक लक्ष्य रखा है कि 5 सीटें 5-5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। 25 लाख पार करना हमने उत्तराखंड को। अच्छा, 25 लाख पार, 5-5 लाख हर सीट पे। जी, चलिए बलूनी जी, आपने हमें वक्त दिया बहुत और धन्यवाद लाइव से आपका। बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत हमारी धन्यवाद। तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं कि चलिए, 4 तारीख को बहुत जब नतीजे धन्यवाद। आए तो आप सांसद के तौर पर हमें मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल बलूनी, बीजेपी के प्रत्याशी, जो बता रहे थे कि वो किस तरह इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करेंगे और अपनी सीट से विजय पार्टी को दिलवाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।